बात करेंगे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की, तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक स्टार्टिंग है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स का फेज, तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है, अगर आपको इकोनॉमिक्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो इकोनॉमिक्स जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से आप 9th क्लास की बुक्स को उठा के कर सकते हो। आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर्स की, तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की इकोनॉमिक की जो किताब है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो है पालमपुर की कहानी। अब अगर हम बात करें पालमपुर की कहानी की, तो इसमें मैं आपको एक्सटेंडेड बेसिकली पालमपुर जो है वो एक गांव यहाँ पे इन्होंने रेफर करा है, लेकिन इसका जो कंपैरिजन है वो एक इकोनॉमी से किया गया है, एक इकोनॉमी से किया गया है। तो उसके कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एक इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्स, एंड थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी जो है वो कैसे इंडिया के लिए चैलेंज है। एंड लास्ट जो चैप्टर है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है वो मतलब वो एक तरह से कैसे चैलेंज है इंडिया के लिए। और अगर देखा जाए करंट सिनेरियो भी बात करेंगे इसके ऊपर। अभी जैसे इंडिया में करेंटली क्या है कि जो बेसिकली देखा जाए जो मिल्क का क्राइसिस जो है यहाँ पे देखा जा रहा है इंडिया के अंदर। सो इट मे बी पॉसिबल दैट द प्राइसेस विल बी हाई इन अपकमिंग फ्यूचर। तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसकी रिगार्डिंग जो है ये सारी चीज़ें जो है हम इस पूरे सेशन में, नॉट इन दिस सेशन, इस सेशन में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट इस प्लेलिस्ट इसकी जो प्लेलिस्ट आएगी उसके अंदर हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ चलते हैं आगे। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम करेंगे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इस स्टोरी के अंदर हम यहाँ पे एक गांव पालमपुर है, बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल गांव यहाँ पे माना जा रहा है। यहाँ पे अजम्पशन यहाँ पे मतलब किया है कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो होने जो है चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो पर्पस है इसका, तो देखिए, सो जो पर्पस है स्टोरी का, तो यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझाए जाए। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है किससे रिलेटेड है? बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड यहाँ पे जो स्टोरी ऑफ जो विलेज पालमपुर है, तो यहाँ पे जो पालमपुर जो गांव है ना, ये एक हाइपोथेटिकल गांव है। ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि मनगढ़ंत या बोले तो काल्पनिक या इमेजिनरी, एक इमेजिनेशन है, एक नाम, एक गांव है, एक इमेजिनेशन यहाँ पे लगाई जा रही है। ठीक है, और अगर बात की जाए इस गांव की, तो इस गांव के अंदर यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी जो है, पालमपुर के अंदर जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है। मतलब अगर मैं बात करूं पालमपुर की, तो जो पालमपुर है, पालमपुर के अंदर जो लोग हैं बेसिकली फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो मेजर लोग जो है वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग अगर मैं बात करूं कितने लोग करते होंगे, मान लीजिए मोर देन 50% जो लोग हैं, 50% पॉपुलेशन जो है पालमपुर की वो फार्मिंग करती है। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है नाउ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जहाँ पे पालमपुर जो है, वेराज जो सेवरल अदर एक्टिविटीज़ है, और भी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल्स पे की जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल्स पे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ की जाती है, यानी चीज़ें बनाई जाती हैं। डेयरी से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ की जाती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे लिमिटेड स्केल पे यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए जो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करते हैं रिसोर्स की, तो जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे जो है वो होते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कह सकते हैं, या मैन मेड बोल सकते हैं। ठीक है, मैन मेड कह सकते हैं। तो जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड, ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के रिसोर्सेज हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन मेड आइटम्स है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए हम रिसोर्सेज की अगर बात कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए।
उसके अलावा मैनमेड हो आइटम्स हो गई, ह्यूमन एफर्ट हो गया, और मनी, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और पालमपुर की कहानी जो है वो आप एक कंट्री से कंपेयर कर सकते हो, या अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप एक हमारा जो इंडिया है, इंडिया के कंपैरिजन में भी या इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप उसको यहाँ पे समझ सकते हो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे, इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो सिंपली हम थोड़ा सा रीड करके फिर उसके बाद हम समझेंगे। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जो पालमपुर है ना, वो एक इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। अगर देखा जाए, जो पालमपुर है वो एक छोटा सा गांव है। पालमपुर के जस्ट नेबर में, यानी उसका जो पड़ोसी गांव है उसका नाम क्या है, वो रायगंज है। रायगंज जो है वो करीब अगर देखा जाए पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो रायगंज है वो है। ठीक है, एंड all wealth road connect the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। और यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी all the weather road connected to village to रायगंज, और जितनी भी जो रोड्स हैं वो सारी की सारी रायगंज से कनेक्टेड हैं। और अगर देखा जाए बाद में ये सारे की सारी जो रायगंज है ना, रायगंज के नियर में एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है, अगर देखा जाए many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock cart, tangas and bogies and wooden cart down by the bullocks। तो देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो जो ये जो शाहपुर है, शाहपुर की अगर हम बात करें तो शाहपुर के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे रोडों पे, यहाँ पे जो आपने देखा होगा गांव के अंदर तांगे चलते हैं आज के टाइम में, जो गाय खींचने वाली जो कार्ट होती है, तांगे हो गए। ठीक है, बोगीज हो गए, इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब ये जो बोगीज है इनका इस्तेमाल यहाँ पे जगेरी, जगेरी यानी जो गुड़ है, गुड़ को एक से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ जो अदर कमोडिटीज है इनका एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर के अंदर करीबन 450 फैमिली रहती है, यानी 450 फैमिलीज जो है इस गांव के अंदर निवास करती हैं, रेजिडेंट है। एंड ये सारे के सारे जो लोग हैं इनकी कास्ट जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग कास्ट से ये लोग जो है वो बिलोंग करते हैं। अब आप इसको ना इंडिया से कंपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अगर हम बात करें मेजरली अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, रिलीजन के अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी कास्ट जो है, कास्टिस लोग रहते हैं, कास्ट से रिलेटेड लोग रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया को डाइवर्स बनाती है। द मेजर 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। और यहाँ पे इस गांव के अंदर 450 फैमिली में से अगर हम बात करें, 450 फैमिली में से, तो इन 450 फैमिली में से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। और इस गांव के अंदर जो मेजर लैंड है वो उन जो ऊंची कास्ट जो है उनके पास जो है कंसिस्ट करती है। मतलब मेजरली जो लैंड है ना गांव के अंदर, वो सारी की सारी जो लैंड है मेजर जो है वो अमीर लोगों के पास है। ठीक है, उसके अलावा देयर हाउसेस and some of them quite large are made of bricks with cement plastering। अब यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, जो बड़ी कास्ट के जो लोग हैं, उनके जो घर है ना वो सीमेंट से बने हैं, वो ब्रिक्स से बने हैं। और यहाँ पे जो एससीज है, एससीज यानी कि जो शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग हैं जिन्हें दलित कहा जाता है, तो यहाँ पे comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and much smaller houses, some of which are mud and straw। अब सिंपली अगर देखा जाए जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग तो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गांव में जो 450 फैमिलीज हैं, इन 450 फैमिली में से जो बचे हुए जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो दलित हैं। और उनमें अगर हम बात करें दलित लोगों की, तो दलित लोग जो है वो है 1/3। अगर मैं आपसे बात करूं 1/3 की, तो 1/3 का मतलब आप सिंपली समझ जाइए कि 25% के आसपास जो लोग हैं वो दलित हैं। और ये जो लोग हैं इनका जो घर है ना वो कच्चे घर है, मतलब इनके जो घर है वो कच्चे घर है, वो ईंटों से या सीमेंट से नहीं बने, वो कच्ची मिट्टी से बने हैं।
ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाया जाए तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो देखिए, सो मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और अगर बात की जाए जितने भी घर हैं उन सबके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है all the tubewells in the field and is used in various type of small businesses। और अगर देखा जाए जो इलेक्ट्रिसिटी है खेतों में पानी डालने के लिए, आप गांव जाते हो तो आपको पता होगा कि खेतों में पानी डालने के लिए आज के समय में ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होता है। तो जो ट्यूबवेल्स है इनका इस्तेमाल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया जाता है, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर के अंदर 2 छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं और यहाँ पे एक हाई स्कूल है। ठीक है, आपको समझ आ गया। और अगर देखा जाए पालमपुर के अंदर यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। ठीक है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट रन करती है, और एक यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, प्राइवेट डिस्पेंसरी जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, तो जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर जो यहाँ पे दिखाता है, पालमपुर हैज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। अगर देखा जाए पालमपुर के अंदर ना जो रोड्स हैं, रोड्स का जो कनेक्शन है या जो रोड्स का जो सिस्टम है ना, वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, फेयरली का मतलब अगर देखा जाए तो सिंपली थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी ठीक से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है, इरीगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, और यहाँ पे कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन नियर बाय विलेजेस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप कंपेयर करके देखिए कि जो पालमपुर है, पालमपुर के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप अपने गांव से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या आपके गांव के अंदर, क्या आपके विलेजेस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, यू कैन कंपेयर दीज फैसिलिटीज। नाउ हम बात करते हैं जो स्टोरी है पालमपुर की, ये एक इमेजिनरी विलेज है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं। अगर देखा जाए इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, ठीक है, जो फार्मिंग है ना, वो यहाँ का एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी माना जाता है। अगर मैं आपको एक डेटा समझाना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू 2019 के एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इंडिया में आज भी 49.1% जो लोग हैं वो आज भी फार्मिंग करते हैं। अब ये आपको समझना ज़रूरी है कि फार्मिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और इस सेक्टर में अगर देखा जाए जो मेजर पॉपुलेशन है हमारी, जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्या है, एम्प्लॉयड है। ठीक है, जो मेजर पॉपुलेशन है वो क्या है, एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि काम में लगी पड़ी है। तो अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारी अगर मैं अभी पॉपुलेशन की बात करूँ तो देखिए अभी करंटली यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ है। ठीक है, यानी 142 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है। अब आप ये समझ सकते हो कि इंडिया जो है वो कितना स्पीड में ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन के बिहाफ पे। अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं फर्टिलिटी लेवल की, फर्टिलिटी रेट की, तो हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.8% है। और अगर मैं बात करूं इन द सेंस ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पे 2, यानी कि, और अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की है 2.3, मतलब अफ्रीका में एक वुमन जो है वो 2.3 बच्चों को जन्म दे सकती है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में एक वुमन जो है वो 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। ये करंट सिनेरियो जो है वो बना हुआ है फर्टिलिटी का। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि चाइना जो है, ठीक है, आपका जो चाइना है, चाइना के अंदर अगर देखा जाए ये जो फर्टिलिटी लेवल है ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यानी 1.3 फर्टिलिटी लेवल हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसा है क्या, मतलब हम ये समझ क्यों रहे हैं। देखिए मैंने एग्रीकल्चर की बात करी थी, बट ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको पता रहेगा तो इट इज़ लाइक कि आपको पता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ये अच्छा रहेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप इन इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखिए ताकि आपका कहीं ना कहीं ये आपके काम आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो देखिए इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो स्टार्टिंग से ही एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी बना हुआ है। अब
सर ये कब से मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी बना हुआ है बच्चे? ये ना मतलब अंग्रेजों के टाइम से ही हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में लिया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया की कि सर इंडिया में जब हम बात करते हैं ब्रिटिश एरा की, तो ब्रिटिश एरा के अंदर क्या था कि जो इंडिया था, इंडिया की करीबन 85 मोर देन 85% जो पॉपुलेशन है ना, वो आपका फार्म सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करती थी। अब देखो अभी जो मैंने आपको बताया 85% पॉपुलेशन, तो ये जो 85% जो नंबर है ना, ये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो ये नंबर जो है आज भी कम नहीं हुआ है। ये नंबर जो है आज भी आपका 50 है, लेकिन 50% अगर है तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है सर हो रहा होगा ना हमारी जीडीपी के अंदर। अब जीडीपी क्या होता है सर? देखो जीडीपी जो है ना, इन सिंपल वर्ड्स हमारे पूरे इंडिया के अंदर या हमारे पूरे इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो सर जीडीपी में क्या फायदा हो रहा है इसका? देखिए अकॉर्डिंग टू मैं बताऊं, जीडीपी में इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर बात की जाए इसके कंट्रीब्यूशन की, तो 70% ही यहाँ पे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा है। बहुत ज़्यादा कम है 70%। और अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हमने बात करी थी अभी कि जहाँ पे कमोडिटीज़ बनाई जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, वो जो सेक्टर है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस ना करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस बढ़ा दिया है अपना। चलिए बाकी जो भी डिस्कशन होगा हम करेंगे, आगे करेंगे, लेकिन हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूँ। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट। तो देखिए अब हम बात करते हैं, मैंने बताया जो पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, अब इमेजिनरी विलेज होने की वजह से मैंने ये भी बताया साथ ही साथ कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फार्म एक्टिविटी की जाती है। मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, जैसे रेफर टू दी नॉन फार्म्स एक्टिविटीज़ में उनको इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं दो तरह की होती है, एक फार्म एक्टिविटी होती है और एक नॉन फार्म एक्टिविटी होती है। तो देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, शॉप कीपिंग्स को इंक्लूड किया जाता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम इन दोनों ही टाइप की एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे अभी, है ना। और आगे पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, थोड़ा सा और नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन की, तो इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है क्या बेसिकली? तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो एम है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब देखिए आप एक पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, मैं पार्ले जी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस बिस्किट है, बहुत हम भी बचपन से खाते थे, आज भी चल रहा है तो आज भी खा लेते हैं। तो देखिए जो पार्ले जी है ये एक बेस्ट एग्जांपल है, इट इज़ द बेस्टेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ सो जब अगर हम बात करें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, देखिए किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या किसी भी कमोडिटी का या किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो सर्विस है ना उसकी ज़रूरत है हमें, वो जो प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, इसलिए उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना जो प्रोडक्शन है, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन है सर, प्रोडक्शन को करने के लिए ना आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ना सर, इनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें हम कहते हैं। सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? इसके अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
लास्ट जो है उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग याद करने के लिए आप बोल सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर आता है लास्ट जो है। तो अगर आपके पास ये चार चीजें हैं, तो ये जो चार चीजें हैं ना, ये आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पहली रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए वो होती है लैंड, ठीक है, जो लैंड है, और साथ ही साथ यहाँ पे अदर नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पानी और जो फॉरेस्ट है और जो मिनरल्स है इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लैंड के साथ ही वाटर की क्या सर ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ना अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जमशेदपुर के बारे में आपने पढ़ा होगा। जमशेदपुर जो है टाटा मिल लगी थी, सबसे पहली टाटा मिल जो लगी थी जमशेदपुर के अंदर। तो जमशेदपुर के अंदर ही क्यों लगी? देखिए जमशेदपुर में जो ज़मीन थी ना, जमशेदपुर में यहाँ पे ज़मीन तो थी, ज़मीन मिल गई, ठीक है। हमें प्रोडक्शन के लिए पहले चाहिए होता है क्या? पहले चाहिए लैंड, ठीक है, लैंड मिल गई हमको। लेकिन ये ज़मीन एक ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे कि पानी यानी वाटर, फॉरेस्ट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए, सेकेंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेबर की, लेबर, है ना। अब देखिए लेबर क्या, देखिए वो लोग जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, लेबर तो देखो काम करवाना है, या आपको कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करवानी है, तो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो क्या होता है, जब आपको यहाँ पे बाद में पता लगेगा कि यहाँ पे ना इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस की एक प्रॉब्लम होती है, हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। सर हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती है कि सर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो होती क्या है? देखिए लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि वेयर वी आर यूजिंग ओनली लेबर्स, जहाँ पे हम ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कैपिटल कम यूज़ कर रहे हैं। और अगर देखा जाए कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब है कि सर जहाँ पे एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एरिया जहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और कैपिटल के अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैपिटल, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं टेलीकॉम कंपनी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये कंपनीज क्या करती हैं? ये कंपनीज सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। ये कंपनीज क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे अपना काम करती हैं, ठीक है। ठीक है सर, नाउ आगे चलते हैं हम, ठीक है। सो चलो मैं इरेज कर दूं जरा इसको एक बार। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? वो है लेबर। तो मैंने आपको बताया अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव और ये जो कैपिटल इंटेंसिव है वो होता क्या है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करा आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है ना, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, एक इकोनॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं, आपको देखो आपको ना प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है। अगर आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए आपको देखो प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए ना, ठीक है आपने वर्कर रख लिए, लेकिन वर्कर्स भी तो दो तरह के होते हैं ना। एक वर्कर जो कि अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड वर्कर, और एक वर्कर जो कि एजुकेटेड है। अब दोनों में डिफरेंस है। एजुकेटेड वर्कर जो है ये जानता है कि इसको कैसे काम करना है, स्किल इसने गेन कर रखी है, ठीक है, इसके अंदर स्किल्स है कुछ। लेकिन अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो ये जानता है कि सिर्फ मेरे को मजदूरी करनी है और वो कोई भी मेहनत का काम कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इसके अंदर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होती है, ठीक है। और अगर देखा जाए, और कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन एरिया में होती हैं मैनुअल वर्क में, तो वहाँ पे जो नॉर्मल वर्कर होते हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो होती है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है सर? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि यहाँ पे भाई आप यहाँ पे टूल्स, मशीनरी या बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे टूल्स, मशीनरी या जो बिल्डिंग है ना, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल का एक टाइप होती है। सर फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का एक ऐसा टाइप जिसको हम शॉर्ट टर्म में नहीं बदलते।
शॉर्ट टर्म में हम इसको नहीं बदलते। मतलब ये है कि अगर आप एक मशीन खरीद के ला रहे हो तो इस मशीन को आप कहीं ना कहीं 5 साल तक तो चलाओगे। तो अगर आप इस मशीन को 5 साल तक चलाओगे तो ये आपका एक फिक्स कैपिटल का टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल। अब देखिए वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल जो है कहाँ से आएगा, खेतों से आएगा या जो भी फार्म्स हैं उनसे आएगा रॉ मटेरियल। मेरे को बिस्किट बनाना है, मेरे को आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो पैसा है उस पैसे को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल कंटिन्यूअस वे में करते हैं। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा नाउ। तो जो चौथी रिक्वायरमेंट है, यू विल नीड नॉलेज द एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड्स, labor and physical capital, produce an output either to use yourself and sell in market। अब क्या है एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि इन तीनों चीज़ों को जब हम एक साथ कंबाइन कर देंगे और उस कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट मिलके प्रोडक्ट बनता है या उस एक्टिविटी की वजह से जो प्रोडक्शन होता है, उसे ही तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करें कि जो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीमेशन जो है वो देखने को मिले, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, सो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड, लेबर कैपिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इन सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है, इन सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। एंड अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो आपका है फार्मिंग इन पालमपुर, ये जो फार्मिंग इन पालमपुर है इसको हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये करीबन 27 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा वो हम कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। एंड दिस चैप्टर इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। चैप्टर वैसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखो करना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। चैप्टर बड़ा है लेकिन अच्छा है, अच्छे से समझ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सेकंड पार्ट जो है वो आपको टाइम से मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।